सीरियन सिविल वॉर जो कि 2011 में स्टार्ट हुई। सीरिया में प्रो डेमोक्रेटिक एहतजाज शुरू हो गए थे और ये एहतजाज इतने सख्त थे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बशारुल असद ने रशिया और ईरान को अपनी मदद के लिए बुलाया। जब अमेरिका और सऊदी अरब ने देखा कि ईरान और रशिया असाद रिजीम की सपोर्ट कर रहा है तो इन्होंने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2011 से 2020 तक ये वॉर बहुत ही खतरनाक रही, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए और लाखों लोग यूरोप की तरफ जाना शुरू हो गए और इस वजह से यूरोप में भी रेफ्यूजी क्राइसिस आया। हाफिज अल असद सीरिया का ताकतवर सियासतदान और मिलिट्री ऑफिसर जो कि 1971 से लेकर 2000 तक सीरिया का प्रेसिडेंट रहा। 1971 से साल 2000 तक 29 साल बनते हैं। हाफिज अल असद के मरने के बाद उसका बेटा बशारुल असद सीरिया का वजीर आज़म बना, जो कि 8 दिसंबर 2024 तक सीरिया का प्रेसिडेंट रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही फैमिली ने सीरिया पर 50 साल से ज्यादा राज किया और बगैर किसी टेंशन के, लेकिन अब असाद फैमिली की रजीम अपने इख्तिताम को पहुंची। आइए दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स मैटर को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं कि असाद फैमिली ने किस तरह सीरिया पर 50 साल से ज्यादा राज किया और अब अचानक से एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकी रजीम कैसे खत्म हो गई। Stunning turn of events in Syria, rebels sweeping that country, seizing power, forcing President Bashar al-Assad to flee, toppling statues of Assad, cheering the end of the family's brutal half-century rule there. सीरियन सिविल वॉर जो कि 2011 में स्टार्ट हुई। सीरिया में प्रो डेमोक्रेटिक एहतजाज शुरू हो गए थे और ये एहतजाज इतने सख्त थे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बशारुल असद ने रशिया और ईरान को अपनी मदद के लिए बुलाया। अभी के लिए दोस्तों जस्ट आप ये समझें कि कौन सी ताकतें इस सिविल वॉर में इन्वॉल्व हुई और हम बाद में आपको ये बताएंगे कि इनके इंटरेस्ट क्या थे सीरिया में घुसने के। जब अमेरिका और सऊदी अरब ने देखा कि ईरान और रशिया असाद रिजीम की सपोर्ट कर रहा है तो इन्होंने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो कि सीरिया में एक सिविल वॉर चल रही थी वो एक प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो गई। अभी दोस्तों आगे जाकर आपको समझ आ जाएगी कि ये सीरिया में सिविल वॉर एक प्रॉक्सी कॉम्प्लेक्स वॉर में कैसे कन्वर्ट हुई। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप ये समझें कि प्रॉक्सी वॉर होती क्या है। ये उनके लिए है जिनको नहीं पता। दोस्तों प्रॉक्सी वॉर एक ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें बड़ी ताकतें इन्वॉल्व होती हैं और ये बड़ी ताकतें ही स्टार्ट करती हैं और ये बड़ी ताकतें स्टेट और नॉन स्टेट कॉम्बैटेंट्स को सपोर्ट करते हैं ताकि अपने मुखालिफ ताकत को अंडरमाइन किया जा सके और अपने इंटरेस्ट हासिल किया जा सके। सो सीरिया की प्रॉक्सी वॉर में बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हो गई। 2011 से 2020 तक ये वॉर बहुत ही खतरनाक रही, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए और लाखों लोग यूरोप की तरफ जाना शुरू हो गए और इस वजह से यूरोप में भी रेफ्यूजी क्राइसिस आया। Potential terrorism. On the other hand, this international failing of the First Order is creating a whole generation of dislocated people, which could really be problematic in the very ways we fear most. अमेरिका ने दोस्तों इस जंग से थोड़ा सा विथड्रॉ किया, कम्प्लीटली नहीं। इस थोड़े से विथड्रॉल के बाद बशारुल असद की हुकूमत मजबूत हुई, लेकिन सवाल ये है कि अचानक से इसको जवाल कैसे आ गया। तो जब हम तारीख पर नज़र डालते हैं तो हमें कई बड़ी बड़ी सल्तनतें ज़मीन बोस होती दिखाई देती हैं। इसमें बड़े बड़े हुक्मरान जो ये समझते थे कि हम रहती दुनिया तक रहेंगे, उनका नाम और निशान तक ना रहा। असाद फैमिली चूँकि अथॉरिटेरियन थे और डिक्टेटोरियल थे तो अचानक से इसको जवाल कैसे आया। दोस्तों 2010 के बाद सीरिया में हालात ख़राब होना शुरू हुए। एक्चुअली दोस्तों 2010 में अरब रेवोल्यूशन आया। ये अरब रेवोल्यूशन पूरे अरब कंट्रीज़ को अपनी लपेट में ले लेता है। चूँकि अरब कंट्रीज़ में दोस्तों अक्सरियत अथॉरिटेरियन थी और लोगों को आज़ादी हासिल नहीं थी। ये वेव 2010 से 2012 में मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में आई। ये मूवमेंट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक चेंज,
और अथॉरिटेरियन रूल्स के खिलाफ थी। इस वॉर में सोशल मीडिया ने सिग्निफिकेंट रोल अदा किया और सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन्स स्टार्ट हुई कि जो अरब कंट्रीज में डिक्टेटर्स अथॉरिटेरियंस बैठे हुए हैं ये आम लोगों के हकूक अंडरमाइन कर रहे हैं, उनको हकूक नहीं दे रहे। इनके होते हुए हम मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट देखने को मिले। अरब रेवोल्यूशन दोस्तों, जिसको हम अरब स्प्रिंग भी कहते हैं, ये तुनीसिया से स्टार्ट हुआ। ये अरब रेवोल्यूशन 5 और अरब कंट्रीज को भी अपनी लपेट में ले लेता है, मसलन लीबिया, यमन, इजिप्ट, बहरीन, सीरिया वगैरह। अब दोस्तों तुनीसिया में ये इनकलाब पीसफुली आया। उन्होंने लंबे अरसे तक तुनीसिया को डिक्टेट करने वाले ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को निकाल बाहर किया। इसके अलावा इजिप्ट में दोस्तों थोड़ी बहुत बेहतरी आई, लेकिन अब ये मुल्क फिर से अगेन अथॉरिटेरियन रूल की तरफ जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों तमाम अरब कंट्रीज में इनकलाब नहीं आया, बल्कि तबाही ही तबाही हुई। आप दोस्तों सीरिया को देख लें, इनकलाब नहीं आया लेकिन लाखों लोग मारे गए। इसके अलावा सीरिया में हजारों लोग डिस्प्लेस हुए और सीरिया प्रॉक्सी वॉर का हब बन गया। एक ऐसी जंग में चला गया जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। अब पता नहीं ये जंग कब खत्म होगी। तो लीबियन इनकलाब ने कद्दाफी को तो मार दिया, लेकिन उसके बाद भी वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही और सिविल वॉर रही। और उसके अलावा लीबिया में इंतहा पसंद ग्रुपों ने अपने आप को मजबूत किया और एक्सपैंड हुए। यमन में भी हालात खराब हुए। आइए दोस्तों वापस आते हैं सीरिया के इशू पर। तो सीरिया में 74% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स की है और 16% पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की है। बशार अल असद एक शिया मुस्लिम है और हुकूमत जो थी वो शिया मुस्लिम्स की थी और हुकूमत की इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो थी वो भी शिया के कंट्रोल में थी। बशार अल असद का वालिद हाफिज अल असद, जिसका हमने पहले जिक्र किया, वो सीरियन एयरफोर्स में काफी असर रखता था और सीरियन एयरफोर्स का हेड था। हाफिज अल असद ने 13 नवंबर 1970 को सीरियन गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गया। हाफिज अल असद जो है वो हुकूमत में तो आ गया था, लेकिन उसको पता था कि जो सीरिया में मेजोरिटी है वो सुन्नी मुस्लिम्स की है, तो कभी भी सुन्नी मुस्लिम्स की पार्टी पावर में आ सकती है। इसलिए हाफिज अल असद ने बहुत ही ज्यादा सीरिया में क्रैकडाउन किया। इस खतरे को कंट्रोल करने के लिए इसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दोस्तों सीरिया में 2006 से लेकर 2010 तक बहुत ही कम बारिशें हुई। इस कम बारिश होने की वजह से जो है लोगों के पास फूड की शॉर्टेज हो गई, उनके पास कुछ खाने को नहीं था और लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे। अरब रेवोल्यूशन के पीछे की बहुत सारी रीज़न बताई जाती हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो इकोनॉमिक डिक्लाइन था। बशार अल असद जब हुकूमत में आया अपने वालिद के मरने के बाद, तो लोगों को लगा था कि ये एक मॉडर्न आदमी है, ये इलेक्शंस की तरफ जाएगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा जो है वो डिक्टेटर निकला, ये उससे भी ज़्यादा जालिम निकला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2011 में अरब रेवोल्यूशन की वेव स्टार्ट होती है और ये वेव तुनीसिया से स्टार्ट होती है। अरब रेवोल्यूशन पूरी अरब कंट्रीज को अपनी लपेट में ले लेता है, इसमें सीरिया भी शामिल था। सीरिया में भी 2011 में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं और ये प्रोटेस्ट बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ थे, क्योंकि वहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स ज़्यादा थे और शिया मुस्लिम्स कम थे। सुन्नी मुस्लिम्स चाहते थे कि बशार अल असद की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, उसके अथॉरिटेरियन रिजीम को ख़त्म किया जाए और सुन्नी मुस्लिम्स की हुकूमत आनी चाहिए। पहले जो है एहतजाज एक ही शहर में होता है, उसके बाद बशार अल असद की हुकूमत इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कंट्रोल करने की कोशिश के चक्कर में ये एहतजाज ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि जो है ये डिक्टेटर अच्छा नहीं था, ये डिक्टेटर जालिम था। तो ये इन प्रोटेस्ट को जालिमाना तरीके से कंट्रोल करने की और स्टॉप करने की कोशिश करता है। इसको खतरा था कि जो बाकी अरब कंट्रीज में हो रहा है वो कहीं सीरिया के अंदर ना हो, तो इसके लिए वो अवाम को इकट्ठे करने से रोकता था और सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा से ही अलर्ट रखता था कि अगर लोग इकट्ठे हों तो आपने हर हाल में उनको कंट्रोल करना है और एहतजाज नहीं होने देना। पहले ये एहतजाज एक सिटी से शुरू होता है और ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के क्या करते हैं कि ये लोग उनको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल देते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा जालिमाना तरीके से उनको टॉर्चर करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये इत्तला सोशल मीडिया के ज़रिए बाकी शहरों में पहुँचती है और बाकी शहरों में भी एहतजाज शुरू हो जाते हैं बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ। ये एक पहली जंग थी कि जिसमें सोशल मीडिया ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उस दौर के अंदर दोस्तों हैशटैग चलने लगे अरब स्प्रिंग्स के, और स्पेशली जो सीरिया में सिविल वॉर एक स्टार्ट हो गई थी और जो बाद में प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो गई। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी इशू होता वो बहुत ही ज़्यादा हिट हो जाता और दूसरे शहरों में इसकी इत्तला चली जाती और होते होते सीरिया के अंदर एहतजाज होना शुरू हो गए। जो बाकी अरब कंट्रीज में हो रहा था वही सिचुएशन अब सीरिया के अंदर हो गई थी। अवाम बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी
और बशार अल असद को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर रही थी। हालात यहाँ तक बिगड़ गए थे कि जो लोग जख्मी होते थे वो उनको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस हॉस्पिटल से ही उनको जेल में डाल देती थी। इसका मतलब बहुत ही ब्रूटल तरीके से एहतजाज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। बशार अल असद यहाँ तक चला जाता है कि ओपन फायरिंग का हुक्म दे देता है। एहतजाज करने वाले सिविलियंस पर ओपन फायरिंग की जाती है। यहाँ से हालात मजीद बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। यही वजह थी जहाँ से फ्री सीरियन आर्मी का क़याम होता है। एक्चुअली दोस्तों आर्मी में बगावत स्टार्ट हो जाती है। होता यह है कि कुछ सोल्जर्स ओपन फायरिंग का इनकार कर देते हैं, वो ओपन फायरिंग करते नहीं हैं, ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आर्मी को वो लोग छोड़ देते हैं और फ्री सीरियन आर्मी के क़याम में अपना रोल अदा करते हैं। वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और ट्रेनिंग्स देना शुरू कर देते हैं। 29 जुलाई 2011 में फ्री सीरियन आर्मी बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ से आपको एक जनरल आइडिया होता है कि जो आज बशार अल असद की हालत हुई, जो बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हुई और जो सीरिया के हालात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब क्यों हुए। क्योंकि सीरिया में अवाम ने हथियार उठा लिए हुकूमत के खिलाफ, और जब अवाम हथियार उठा लेती है उसके बाद क्या होता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो दूसरी बड़ी ताकतें होती हैं उनको मौका मिल जाता है इंटरवीन करने का। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सीरिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंटरवीन करती हैं अपना असर को एक्सपेंड करने के लिए। आपने दोस्तों ISI का नाम सुना होगा, जो इराक में ऑपरेट करती है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। इसको भी मौका मिल जाता है फ्री सीरियन आर्मी को ज्वाइन करने का। ये फ्री सीरियन आर्मी को क्यों ज्वाइन करती है? क्योंकि ISI अल कायदा का ही एक पार्ट है और अल कायदा सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, और बशार अल असद जो कि शिया था, सुन्नियों को यहाँ पर मौका मिल जाता है फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करने का और बशार अल असद की हुकूमत को ख़त्म करने का। इसलिए ISI फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करती है और उसमें जाकर शामिल हो जाती है। इसलिए आज ISI को IS कहा जाता है। IS किस लिए? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आए रोज दोस्तों जो हम KPK में वाक़यात देखते हैं, और रिसेंटली जो एक पारस चिनार में इंसिडेंट हुआ, एक सानिया हुआ, उसके पीछे भी IS इन्वॉल्व थी। कई कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस अल-कायदा, क्योंकि ये एक अल-कायदा का ही पार्ट है, तो अल-कायदा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं। फ्री सीरियन आर्मी का मकसद ये था कि बशार अल असद की हुकूमत को हटाना और एक फ्री एंड फेयर सिस्टम लाना। उन दिनों में दोस्तों फ्री सीरियन आर्मी ने सीरिया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया था। उन दिनों में दोस्तों तकरीबन 1000 ग्रुप्स ने, जो कि बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ थे, और वो फ्री सीरियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, और एस्टिमेटेड इन 1000 ग्रुप्स के 1 लाख फाइटर्स थे। इस तरह दोस्तों अब फ्री सीरियन आर्मी के पास जो ताकत है वो ज़्यादा हो जाती है और वो मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और सीरिया के अंदर जो कुर्द पॉपुलेशन है वो भी अपना अलग से कुर्दिस्तान बनाने के लिए एहतजाज शुरू कर देती हैं और उठ खड़े होते हैं, क्योंकि उनको भी इन्वायरमेंट मिल जाता है। कुर्द के लिए टर्की आता है। क्यों आता है टर्की? क्योंकि टर्की में भी कुर्द पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और टर्की के आने के बाद सीरिया की मदद के लिए ईरान और रशिया आता है। देखते ही देखते अमेरिका और सऊदी अरब भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, और ये एक सिविल वॉर, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि अमेरिका और रशिया इस वॉर में क्यों दाखिल हुई, इनके इंटरेस्ट क्या थे। नंबर 1 कि रशिया की एक ही मिलिट्री बेस है और वो सीरिया में है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी में, जो कि सीरिया में है, और सीरिया में रशिया की एयरबेस भी है। दूसरा, रशिया यह चाहता है कि सीरिया और दूसरे आसपास के कंट्रीज से कोई भी गैस पाइपलाइन यूरोप की तरफ ना गुजरे। अमेरिका ने दोस्तों 2011 में एक पाइपलाइन प्रपोज की थी जिसे कतर टर्की पाइपलाइन कहते हैं। इस पाइपलाइन का रोड मैप कुछ इस तरह से था कि ये कतर से शुरू होगी, सीरिया से होते हुए टर्की और फिर यूरोप की तरफ जाएगी। ये पाइपलाइन इसलिए प्रपोज की गई थी कि अमेरिका रशिया को छोड़कर कतर या दूसरे अरब कंट्रीज से गैस लेगा। इसके काउंटर में रशिया ने अपनी पाइपलाइन बना दी जिसे ईरान इराक सीरिया पाइपलाइन कहते हैं। अब बात यह है कि अमेरिका जिस पाइपलाइन को सपोर्ट करता है वो सुन्नी ममालिक से गुजरती है, और रशिया जिस पाइपलाइन को सपोर्ट करता है वो शिया कंट्री से गुजरती है। ये दोनों पाइपलाइंस सीरिया यानी दमस्कस में इंटरसेक्ट करती हैं। इस प्रॉक्सी वॉर में अमेरिका और रशिया इसलिए हैं कि वो अपनी पाइपलाइन गुजार सकें। ईरान इस जंग के अंदर इसलिए है कि बशार अल असद जो है वो एक शिया था और ईरान भी एक शिया कंट्री है। इसके अलावा जो ईरान का मेन इंटरेस्ट है वो ये है कि ईरान हमेशा इजराइल पर प्रेशर कायम रखना चाहता है,
और जो सीरिया है उसका बॉर्डर इजराइल के साथ मिलता है। सऊदी अरब उन इंतहा पसंद ग्रुपों को सपोर्ट करता है जो बशार अल असद हुकूमत के रिजीम के खिलाफ हैं। वापस चलें अपनी कहानी पर, तो इन इंतहा पसंद ग्रुपों और यूएस यानी अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद हालात मजीद बिगड़ गए सीरिया के अंदर। सीरियन गवर्नमेंट इन रिबेल ग्रुप्स को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गए थे क्योंकि इन ग्रुप्स को बाहर से हैवी सपोर्ट आ रहा था। इन हालात को कंट्रोल करने के लिए सीरियन गवर्नमेंट क्या करती है कि 21 अगस्त 2013 को 2 मरतबा केमिकल वेपन्स का यूज करती है और लाशें बिछा देती है। केमिकल वेपन्स का यूज करना दोस्तों वॉर के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन तरीका होता है क्योंकि इससे इंसान की जात बहुत ही खतरनाक तरीके से जाती है। सिक्योरिटी काउंसिल में बशार अल असद के खिलाफ केस भी चला, लेकिन अब चूंकि रशिया वीटो पावर रखता है और सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है, तो इसने 2017 तक 7 बार वीटो करके बशार अल असद को बचाया और बशार अल असद की हुकूमत को कुछ नहीं हुआ। केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल के बाद अमेरिका गुस्से में आया, अमेरिका ने इंटरवीन किया और एयर स्ट्राइक्स की। अमेरिका का यह भी कहना था कि हम तो IS जैसे इंतहा पसंद ग्रुप को खत्म करने के लिए आए हैं। उन दिनों दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियोस भी आती थी जिसमें IS वाले अमेरिकन जर्नलिस्ट की गर्दनें काटते थे। 2021 में अमेरिका के विथड्रॉल के बाद रशिया और ईरान सीरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुए और बशार अल असद को भी कॉन्फिडेंस मिला आराम से हुकूमत करने का। सवाल ये है कि बशार अल असद को एक तरफ कॉन्फिडेंस मिला और वो मजबूत हुआ, लेकिन अचानक से इसकी हुकूमत कैसे खत्म हो गई। एक मिलिटेंट ग्रुप वजूद में आया 2017 में सीरिया के अंदर, उसका नाम था हयात तहरीर शाम। ये ग्रुप सुन्नी इंतहा पसंद का ग्रुप है और अलकायदा इसको सपोर्ट करता है और टर्की के ऊपर भी इल्जाम लगाया जाता है इसको सपोर्ट करने का। दोस्तों 7 दिसंबर 2024 को इसने अचानक हमला कर दिया और सीरिया के 2 शहरों को कैप्चर कर लिया। एलेपो और हमा जैसे शहरों पर कब्जा कर लेते हैं। एलेपो और हमा पर कब्जा करने का मतलब ये है कि ये आराम से दमस्कस तक पहुंच सकते हैं और ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि एक ऐसा डिक्टेटर जो बहुत सारी सिविल वॉर्स और प्रॉक्सी वॉर्स सस्टेन कर गया, लेकिन अचानक से उसको सेटबैक कैसे मिला। एक्चुअली दोस्तों बशार अल असद रिजीम को रशिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी, उसको मिलिट्री सपोर्ट भी हासिल थी। रशिया की जब यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई तो रशिया ने सीरिया को सपोर्ट करना बंद कर दी थी। और दूसरी तरफ अगर ईरान को देखा जाए तो ईरान को पता है कि ट्रंप उनके लिए अच्छा नहीं है, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए अच्छी नहीं है। उनको पता है कि ट्रंप उनको बर्दाश्त नहीं करेगा, ट्रंप का गुस्सा उनके लिए बेहतर नहीं है। ईरान को पता है कि अब वो मजीद आया इस वॉर के अंदर तो इस पर मजीद सैंक्शंस लग सकती हैं और ईरान की इकॉनमी का तो दोस्तों आपको पहले ही पता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। इस तरह दोस्तों ईरान के पीछे हटने से और रशिया के पीछे हटने से HTS ग्रुप हयात तहरीर शाम को एक इन्वायरमेंट मिल गया अटैक करने का। उसको पता चल गया था बशार अल असद अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है और मौका मिलते ही उसने हुकूमत पर धावा बोल दिया और बशार अल असद को निकाल बाहर फेंका। थैंक यू।